वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी और नॉट, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको ये 3 प्रिंसिपल हमेशा काम आएगा। 3 प्रिंसिपल मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं, मतलब इसको मैंने डिसाइड कर दिया है, मतलब इसको डिवाइड कर दिया है, एक मैक्रो में एक माइक्रो में। आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से होना चाहिए, एक इन जनरल किस तरीके से होना चाहिए और स्पेसिफिक कैसे करना चाहिए, इन दोनों चीजों को मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो इन जनरल मैं सबसे पहले बताता हूं तो मैं सोशियोलॉजी का फैकल्टी, ऑप्शनल सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं, बट साइकोलॉजी पढ़ी है मैंने और अपने हर एक सेमिनार में आपसे साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करता हूं। साइकोलॉजी के 3 प्रिंसिपल आज आपके सामने डिस्कस करता हूं, एंड दैट प्रिंसिपल कैन बी एप्लीकेबल टू एनीवेयर, मतलब इट इज नॉट कन्फाइंड विद द यूपीएससी ओनली। इन 3 प्रिंसिपल को मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है, बट जो ऑप्शनल जिनका साइकोलॉजी नहीं है, ये मत समझिएगा कि आपके काम नहीं आएगा, आपके काम आएगा और सबके काम आएगा। इसमें सबसे पहले जो प्रिंसिपल है वो पोमोडोरो प्रिंसिपल है, पोमोडोरो टेक्निक। स्पेलिंग है इसका POMODORO, पोमोडोरो टेक्निक। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। बहुत कामयाब टेक्निक है, इसको मैं बताता हूं आपको कि किस तरीके से काम करता है पोमोडोरो टेक्निक। आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि आप साइकोलॉजी में जाएंगे तो बहुत डिटेल में दिया है, शायद आप नहीं समझ पाएंगे। बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। सब लोगों ने 10th का एग्जाम दिया होगा, और चूंकि मैं सीबीएसई बोर्ड से हूं तो मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिया था। बोर्ड एग्जाम दिया था तो उसमें जो एग्जाम हमारे होते थे वो कंटिन्यूअसली नहीं होते थे। ध्यान से सुनना इस बात को, जो हमारा एग्जाम होता था वो कंटिन्यूअसली नहीं होता था, गैप, उसमें गैप रहता था। उसमें गैप रहता था तो क्या होता था कि जिसमें 1 दिन का गैप होता था उसमें तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते थे, और जिसमें 1 हफ्ते का गैप हो जाता था या 10 दिन का गैप हो जाता था उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी। उसमें भी उतनी ही पढ़ाई करते थे हम लोग जितना 1 दिन के गैप में करते थे। आई थिंक सब लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। यही सेम कहानी यहाँ पे भी है पोमोडोरो टेक्निक में, कि आप, ये तो साफ साफ लिखता है, ये इतना टेक्निकल टर्म्स है, इसने साफ साफ लिखा है, सबने किया होगा। आई एम वेरी मच श्योर वी ऑल आर सेलिंग ऑन द सेम बोट। पोमोडोरो टेक्निक क्या बोलता है कि डोंट गिव 25 मिनट्स और डोंट गिव मोर देन 25 मिनट्स टू एनी टॉपिक। कहने का मतलब ये है कि 25 मिनट्स का ही टाइम दीजिए। आप सपोज दैट कोई फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहा है, कोई डीपीएसपी पढ़ रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या प्रियम्बल आप कंप्लीट कर रहे हो, राइट, या ज्योग्राफी में आप कोई भी टॉपिक उठा रहे हो, 25 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। और जब अपने माइंड को आप कमांड दोगे ना कि ये 25 मिनट्स में ही कंप्लीट करना है, तो 25 मिनट्स में आप कंप्लीट कर लोगे। ये सब कॉन्शियस माइंड का खेल है पूरा। तो इसी को पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं, कि अपने वर्क को, और जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूं कि आप जो टॉपिक भी उठाते हो, जिस टॉपिक को भी आप उठाते हो, उसको 25 मिनट से ज्यादा वक्त मत दीजिए। और जब आप दिमाग को कमांड कर दीजिएगा कि आपको 25 टाइम, देखो चूंकि आप लोग, मैं ये समझ रहा हूं कि कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या कुछ स्कूल कॉलेजेस गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए टाइम बहुत मैटर करता है। उनके लिए टाइम, जिसको आवाज नहीं आ रही है प्लीज। दूसरा साइकोलॉजी का जो प्रिंसिपल है वो परेटो प्रिंसिपल है, मेरे हिसाब से बहुत लोगों को पता होगा परेटो प्रिंसिपल, जिसको 80/20 रूल्स भी कहते हैं। 2 चीज बता रहा हूं। पहला ये कि 20% जो क्रिमिनल्स है ना, इंडिया की बात मैं कर रहा हूं, 20% जो क्रिमिनल हैं वो 80% क्राइम करते हैं आपकी कंट्री में। जो 20% लोग हैं जो क्रिमिनल हैं वो 80% क्राइम करते हैं। ये दोनों एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा, मैं उसको आपके यूपीएससी में और आपके अपने प्रोडक्टिव काम में कैसे अप्लाई किया जाए ये मैं समझाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, 80/20 क्या है, कि 20% लोग 80% क्राइम करते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि आपकी कंट्री में जितना भी क्राइम हो रहा है वो सिर्फ 20% लोग कर रहे हैं। 80% क्राइम्स आर कमिटेड बाय द 20% ऑफ द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन योर कंट्री। दूसरी चीज कि 20% लोगों के पास देश का 80% पैसा है। मुकेश अंबानी, अडानी और पता नहीं कौन कौन से लोग हैं,
इसको 80/20 रूल, देश का जितना भी इनकम है, देश में जितना भी पैसा है इंडिया में, वो 80% पैसा मात्र 20% लोगों के पास। इसका मतलब साफ साफ ये निकल रहा है, ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हुए, कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिल सकता है। मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिल सकता है। जस्ट अ मिनट, इसका लाइट जा रहा है। तो आपका 20% एफर्ट लगाना है और 80% रिजल्ट लेना है। इसी को मतलब 80/20 रूल के नाम से हम जानते हैं। तो ये परेटो प्रिंसिपल है। और तीसरा है पार्किंसन लॉ ऑफ वर्क। तीसरा मैं बोल रहा हूं पार्किंसन लॉ ऑफ वर्क। ये देखो, इसका एक लाइन का डिफिनीशन है और इसकी एक किताब है, मतलब इसका 10-10 पेज में इसके बारे में लिखा हुआ है। एमबीए का पार्ट है पार्किंसन लॉ। यूपीएससी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। पार्किंसन लॉ क्या होता है? ये वर्क एक्सपेंड एज टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स। वर्क एक्सपेंड एज टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं इसको एक एग्जांपल के तहत समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल के तहत समझाता हूं। वर्क एक्सपेंड एज टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं जेएनयू में पढ़ता था, तो उस समय मैं आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था फिजिक्स, दिल्ली में। आज से 10 साल पहले की कहानी है, 10-11 साल पहले। तो और बाकी जो बच्चे थे वो नॉर्मल जेएनयू में पढ़ते थे और अपना जेएनयू के जो भी रूटीन्स थे उसके हिसाब से वो काम करते थे। बट मुझे जैसे ही क्लास मेरी खत्म होती थी, इमीडिएटली भाग के जाना पड़ता था लाजपत नगर। तो जब जेएनयू में पढ़ता था, तो जैसे ही क्लास खत्म होती थी, मैं दौड़ के जाता था आकाश इंस्टीट्यूट में क्लास लेने के लिए। और इससे क्या होता था कि बहुत सारे असाइनमेंट्स मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि वहां से फिर आते आते मुझे लेट हो जाता था, फिर मॉर्निंग में क्लास करना होता था। तो जो मेरा एचओडी था, मिस्टर चरणजीत सिंह, तो एक बार मैंने अपने आप को डिस्क्लोज कर दिया उनके सामने, क्योंकि वो बार बार पूछते थे क्यों नहीं तुम असाइनमेंट देते हो, टाइम से क्यों नहीं देते हो। तो मैंने उनको बोला कि ऐसी ऐसी बात है सर, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो इस वजह से मैं नहीं करता हूं। उन्होंने एक बात कही, मुझे आज भी याद है। पीएचडी थे, मॉस्को से हो, और सरदार जी थे। उन्होंने बोला कि देखो, द बिजी मैन इज ऑलवेज फ्री। दिस इज व्हाट ही सेड, कि द बिजी मैन इज ऑलवेज फ्री। कहने का मतलब ये है कि जो जितना बिजी है ना, वो फ्री है। फ्री, जितना ज्यादा आपको टाइम मिलेगा ना किसी काम को करने के लिए, आप उतना ही ज्यादा सुस्ती, मतलब वो हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, अब मतलब सीरियस एटीट्यूड के साथ उस काम को नहीं करेंगे। तो पार्किंसन लॉ ऑफ वर्क यही कहता है कि वर्क एक्सपेंड एज टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब कि आप बहुत सारा काम करते हो यदि आपके पास लिमिटेड टाइम हो तो। इसके बाद जो प्रोफेशनल्स हैं और जो बच्चे हैं, उनके लिए मैं 10 पॉइंट्स और एक्सप्लेन कर देता हूं। ये तो इन जनरल जो होता है, ये 3 प्रिंसिपल, जो साइकोलॉजी के 3 प्रिंसिपल है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें एक पोमोडोरो प्रिंसिपल है, एक पैरेटो प्रिंसिपल है और एक पार्किंसंस लॉ है। ये तीनों आप यूज करिए। ये इन जनरल में बता दिया, जो किसी भी एग्जाम के लिए काम करेगा। यूपीएससी के लिए भी काम करेगा और किसी भी एग्जाम, जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं आप, टेक्निकल की, कोई आईईएस की तैयारी कर रहा है या पब्लिक सेक्टर की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी काम करेगा। इसके बाद और कुछ चीजें हैं जो माइक्रो लेवल पे हैं, उसको मैं समझाते हुए कंप्लीट करता हूं अपने सेमिनार को। उसके बाद आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसमें पहला है, फर्स्ट पॉइंट है, ये माइक्रो लेवल पे है, फर्स्ट पॉइंट है। और खास करके ये सेमिनार उनके लिए है जो स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या जो जॉब प्रोफेशनल्स हैं, तो उन दोनों को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है। तो पहला है कि इंटीग्रेट प्रिपरेशन विथ योर लाइफ स्टाइल। इंटीग्रेट प्रिपरेशन विथ योर लाइफ स्टाइल का मतलब ये है कि देखिए, आप चूंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या आप जॉब प्रोफेशनल हैं, तो आपका लाइफ स्टाइल डिफरेंट है उन बच्चों से जो 24 घंटे के लिए अपना टाइम दे रहे हैं। तो इन दोनों चीजों का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बुद्धिज्म बोलता है ना, मीडियम, मध्यम मार्ग, मीडियम पाथ फॉलो करना लाइफ में जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि मतलब इतना ज्यादा आप यूपीएससी के लिए डिस्परेट हो जाए कि आप अपने एग्जाम में फेल कर जाइए। हालांकि वो पॉसिबल नहीं है, आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इनपुट्स वहां भी काम आएगा, बट फिर भी। और दूसरी चीज कि आप जॉब कर रहे हो तो इतना ज्यादा नहीं, मतलब अपने यूपीएससी के एग्जाम में पागल हो जाए कि वो जॉब ही हैम्पर हो जाए। क्योंकि जो जॉब कर रहा है उसके लिए सबसे एक अच्छी बात क्या है कि आपके पास खोने का कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। खोने का इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि आप तो मिल ही गया, आपके पास बी प्लान तो होना ही नहीं चाहिए। बी प्लान तो ऑलरेडी युवा टीचर का, काकोली पॉल इज अ गवर्नमेंट टीचर, उसके पास बी प्लान की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि सी इज गवर्नमेंट टीचर, सी इज गेटिंग वेरी हैंडसम सैलरी। तो आपके पास बी प्लान नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो प्राइवेट जॉब्स में है या गवर्नमेंट जॉब्स में,
आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, सब कुछ है इनफैक्ट। तो आप अपने लाइफ स्टाइल से अपने रूटीन को इंटीग्रेट कर लीजिए। हो सकता है किसी दिन आपको आपके जॉब में 10 घंटे की जरूरत पड़ जाए, 12 घंटे की जरूरत पड़ जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली उस अपने रूटीन को आप चेंज कर लीजिएगा। मतलब कोई फिक्स रूटीन पढ़ने के लिए नहीं हो सकता है, जो स्टूडेंट्स हैं और जो जॉब प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन इतना पक्का है कि आप 4-5 घंटे आराम से निकाल सकते हो, चाहे कितना भी बिजी रहे हैं आप। 2-3 घंटे मॉर्निंग में और 2-3 घंटे इवनिंग में, आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आप कोई डिग्री कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, या पीएचडी कर रहे हो, एमफिल कर रहे हो, इवन देन यू कैन मैनेज दिस टाइम। तो कहने का मतलब इंटीग्रेट इंटीग्रेट प्रिपरेशन विथ योर लाइफ स्टाइल। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 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 जैसे आत्रे है, एमबीए कर रही है, बट शी इज अटेंडिंग द क्लासेस ऑन द रेगुलर बेसिस। एक्सेप्शंस कभी कभी होता है, बीमार कोई पड़ गया तो एक दिन के लिए नहीं करेगा क्लास, अदरवाइज रेगुलर है वो। काकोली पॉल इज रेगुलर। तो आपको उसी तरीके से इंटीग्रेट करना है, और हो सकता है, देखिए यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए 5 से 6 घंटे पढ़ना है, वो जॉब वाला भी पढ़ सकता है, और जो जॉब नहीं करता है उसको भी इतना ही पढ़ना है। वो भी 12 घंटे नहीं पढ़ता है रेगुलर। हो सकता है एग्जाम के टाइम में 2-3 महीने पढ़ना चालू कर दे 12-12 घंटे, लेकिन 1 साल का रूटीन लेके चलो तो वो भी 5-6 घंटे ही पढ़ता है, जो 24 घंटे के लिए फ्री है। तो कुल मिला के ऐसा नहीं है कि आप जॉब करते हो, आप कोई कोर्स कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते हो। बात प्रायोरिटी की हो जाती है कि आप कितना तवज्जो दे रहे हो। आप स्कूल कॉलेज से आने के बाद क्या आप टीवी देख रहे हो या वो फेवरेट वेब सीरीज देख रहे हैं, वो सब चीजें मत करिए आप। तो ये पहला है कि अपने लाइफ स्टाइल से अपने रूटीन को इंटीग्रेट कर लीजिए। दूसरा है मेंटेन सीक्रेसी ऑफ यूपीएससी प्लान, बहुत जरूरी है। जब मैं जेएनयू में पढ़ता था और मेरे प्रोफेसर्स को पता चल गया कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे बहुत कम नंबर देने लगे, इवन फेल कर देते थे इंटरनल में, क्योंकि उनको लगता था कि मैं रिसर्च में क्यों नहीं जा रहा हूं, मैं यूपीएससी में क्यों जा रहा हूं, मैं स्पेशलिस्ट मतलब स्पेशलाइजेशन क्यों नहीं कर रहा हूं किसी किसी सिलेबस में, मैं जनरलिस्ट के पीछे क्यों भाग रहा हूं कि जनरल स्टडीज करके और आईएएस निकाल लो। तो कहने का मतलब मेंटेन सीक्रेसी ऑफ यूपीएससी प्लान। कहने का, चाणक्य ने एक बात कही थी, आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा, और चाणक्य नीति करके बहुत सारा किताब भी आता है तो उस पर लिखा रहता है। एक चाणक्य की बात मैं बता रहा हूं, उसने बोला कि कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो ना तो किसी को बताना मत जब तक वो काम एग्जीक्यूट नहीं हो जाए। हालांकि थोड़ा सा उसने ये भी बोला कि वो उस काम को नजर लग जाती है किसी की। चाणक्य ने कहा था जो एग्जैक्टली, अब इसके बाद से आप इत्तेफाक रखो या मत रखो, एग्जैक्टली जो उन्होंने कहा था कौटिल्य ने, मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो तो उसको तब तक डिस्क्लोज मत करो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाए। और बहुत ऐसे बच्चे हैं मेरे, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिन्होंने यहां तक नहीं बताया अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने यूपीएससी का फॉर्म भरा भी है। जब यूपीएससी निकल गया, जब स्टेट पीसीएस निकल गया, तब डायरेक्टली जाके बताया कि मैं मेरा यूपीएससी हो गया या मेरा ये स्टेट पीसीएस निकल गया। बहुत ऐसे मतलब मेरे दोस्त हैं जिन्होंने इस तरीके से भी क्वालिफाई किया। तो कहने का मतलब मेंटेन सीक्रेसी ऑफ यूपीएससी प्लान। सबको बताने की जरूरत नहीं है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्पेसिफिकली जो जॉब में है उनको। आप जॉब में अपने कलीग को बता दो तो उनको फिर एक कॉम्प्लेक्स फील होने लगता है, उनको ये लगता है कि आप जान के काम नहीं कर रहे हो क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो वो एक दूसरे तरीके का माहौल हो जाता है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो इस प्लान को अपने साथ रखें और हर किसी से शेयर मत करें। बहुत ऐसे लोग हैं जो सुनने के बाद आपको डिग्रेड करना चालू कर देंगे, आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करना चालू कर देंगे। और कॉन्फिडेंस को ब्रेक करना कोई चालू कर दिया ना, तो महाभारत में कर्ण का भी कॉन्फिडेंस और टैलेंट बहुत ज्यादा था, अर्जुन उसके सामने टिकता नहीं। पढ़िएगा जो महाभारत नहीं पढ़े उनको मैं कह रहा हूं। लेकिन जब भी कृष्ण मिलते थे कर्ण को हमेशा डेमोरलाइज करते थे, नहीं नहीं तुम तो नहीं जीतोगे, तुम तो हार जाओगे, अर्जुन तो बहुत बड़ा धनुर्धर है, उससे नहीं जीतोगे। ऐसे करते करते लिटरली उसके कॉन्फिडेंस को उसने ब्रेक कर दिया। हालांकि महाभारत है जिसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है कि सच में हस्तिनापुर में ऐसी बात हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन इससे लेसन जरूर सीखा जा सकता है। और आप महाभारत छोड़ दो, कर्ण छोड़ दो, अर्जुन छोड़ दो, उस पर डिबेट हो सकता है कि धोखे से मार दिया अर्जुन ने, उसको छोड़ दो। एक लड़की की बात मैं कर रहा हूं, लड़की जितनी जितनी लड़कियां हैं यहाँ पे जो कनेक्टेड हैं वो जरूर फेस की होंगी। आप जब बहुत छोटे होते हो ना तो खूब कॉन्फिडेंट होते हो। 5 साल की जब 1 साल से 5 साल के बीच में होते हैं आप, 6 साल तक आप खूब ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। आपके सामने लड़के का कोई आपका भाई का कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, आप खूब ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो। लेकिन जब 6 साल से आप ज्यादा एज में जाने लगते हो, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, हर जगह पे आपको ये रियलाइज कराया जाता है कि तुम लड़की हो ऐसे मत करो, तुम लड़की हो वैसे मत करो,
तुम लड़की हो उससे बात मत करो, तुम लड़की हो वहां बाहर मत जाओ। और ऐसे करते करते फैमिली वाले और रिलेटिव और आपके नेबर इतना आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक कर देते हैं कि जो भाई 5 साल में आपके सामने बोल नहीं सकता था, वो आपसे 100 टाइम्स ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और आपका 100 टाइम्स कम कॉन्फिडेंस हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि आपके पेरेंट्स लिटरली आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करते हैं। आपके पेरेंट्स ही नहीं, आपके आसपास वाले भी, आपके रिलेटिव भी, जितने लोग आपको जानते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को लिटरली ब्रेक किया जाता है। सब लोगों ने, 90% लोगों ने, मैं अपने घर में देखा हूं और आसपास में देखा हूं, तो ये ट्राई एंड टेस्टेड चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हर जगह आपको रियलाइज कराया जाता है कि आप लड़की। और तब जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट की बात करता है समाज, तो हमको हंसी आती है कि मतलब फिर है क्या एक्चुअली में सोसाइटी। आपने उस लड़की, कर्ण को छोड़ दो, अर्जुन को छोड़ दो, वो हो सकता है कि उस पर डिबेट आप करोगे मेरे से, बट ये तो मैं जीता जागता एग्जांपल आपको बता रहा कि आप उस लड़की का कॉन्फिडेंस ब्रेक कर दिए। तो कहने का मतलब यही है कि कॉन्फिडेंट, ये अपने अपने किस बात पे मैंने कह गया मुझे पता नहीं, बट हमारा पॉइंट ये था, मेंटेन सेक्रेसी ऑफ यूपीएससी प्लान। अपने प्लान को सेक्रेट रखिए आप। हाँ, इसलिए रखा, मैं ये बोला कि जैसे ही पता चल जाएगा आपके जानने वाले को कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 10 लोग आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करने लगे। और जब उस लड़की का कॉन्फिडेंस ब्रेक करके आप उसको एकदम लो ग्रेड पे लेके आ जाते हो, तो आपका भी वैसे ही ब्रेक हो जाएगा। आपके रिलेटिव करेंगे तेरे से नहीं होगा, 10 बार कहेंगे तेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, आपके दिमाग में आएगा एक बार, भाई यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। आपको भी गर्मी का एहसास होगा, ठंडा का एहसास होगा, इमोशन का एहसास होगा, सेंटीमेंट का एहसास होगा। और 10 बार एक ही वाइब्रेशन आएगी आपके अंदर, तो क्या होगा? एक बार आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, बात तो सही कह रहा है। और आपका खास यदि इस बात को कह दे, तब तो आप 100% मान लीजिए। तो इसीलिए जरूरी है कि सबसे इस चीज को डिस्कस मत कीजिए, खास करके जो जॉब प्रोफेशनल्स हैं उनको और जो कॉलेज गोइंग है उनको, क्योंकि दोनों लोगों का कॉन्फिडेंस ब्रेक करने के लिए एक जमात खड़ा हुआ है, एक हुजूम है आपके आसपास जो आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करेगा। होस्ट से रिक्वेस्ट है कि आप ये म्यूट करिए किसी को, कोई कोई अनम्यूट है। एक जमात खड़ा है आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने के लिए, इसीलिए आप सबसे मत बात कीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो जाएगा, फिर अपने आप जान जाएंगे सर, क्या जरूरत है आपको बताने की। हेलो। 2-4 दिन के बाद मुझे कॉल कर लिया करो दोस्त, ठीक है आदित्य? जी जी सर, क्या ये चलता है मोटिवेटेड ना, रहोगे। जैसे जैसे मोटिवेट नहीं पता है, क्लास चल जैसे कि 1 सप्ताह चला, 15 दिन चला, उसका बाद फिर वही जो पहले था वही पर चलाता है सर बैक में। अरे भाई, तो जब स्वर्ग में जाना चाहते हो तो मरना पड़ेगा, कोई जरूरी है कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करो? थोड़ा पैसा खर्च करो, कहीं अच्छे जगह क्लास ज्वाइन करो जहां से कंप्लीट हो जाए। 2 साल, 1 साल से ज्यादा हो गया ना इकोनॉमिक्स पढ़ाता था मैं आप लोगों को। जी जी तो जी जी सर। एक साल कोई सीरियसली पढ़ा होता ना किसी जगह पे, तो क्वालिफाई कर गया होता। तो आप कोशिश करो, जिंदगी में हर चीज फ्री में नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं जी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि किसी ऐसे जगह पे अपने आप को ज्वाइन करो जहाँ पे एक साथ सिलेबस कंप्लीट हो जाए विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, 8 से 9 महीने, और वो टीचर जी आपसे मेहनत कराए। मैं अपने बच्चों से 10 घंटे मेहनत करा लेता हूँ, मुझे जहां तक पता है, और आगे और भी कराऊंगा। तो ऐसा कोई ढूंढो, या तो मेरे पे ट्रस्ट है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं आपको, तो मेरे पे विश्वास होना चाहिए। तो जी जी मेरे सर। मेरे पे विश्वास कर लो या किसी और पे कर लो, लेकिन एक रेगुलरिटी रहेगी, तभी जाके मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगा। आज ये सुन के लेक्चर ऑफ करके चले जाइएगा, 2 घंटे तक आग लगी रहेगी आपके शरीर में, उसके बाद बुझ जाएगी, ये कंफर्म बता रहा हूं। तो जी ये यस सर। इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, ठीक है? यस सर। तो वैसे अब सर आप कल से बात कर लेंगे सर आपसे, ठीक है, डिमोटिवेट होंगे हाँ हाँ तो। ठीक है, बात कर लेना। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते, मैं विक्रम बोल रहा हूँ गोवा से। हाँ सर हाँ विक्रम भाई, गोवा गोवा में क्या क्या भैया हाल चाल जैसे है? कि किसी बढ़िया है। हम्म। यहाँ भी लॉकडाउन है पूरा। मतलब गोवा नहीं बुलाओगे हम लोगों को? अब भैया मुझे ये जानना था, जैसे कि जरूर वेलकम है, लेकिन अभी तो जो है लॉकडाउन चल सकते नहीं, तो ऑलवेज वेलकम है आपका। हम्म। आवाज आ रही है मेरी भैया? हाँ, तो अरे यार, मुझे ये कैरी ऑन पूछना दोस्त। था भैया कि जैसे किसी इंसान को जो है ना कुछ, हाँ, जैसे किसी इंसान को कुछ पाने का जो है बर्निंग डिजायर है, बट उस चीज हम्म। को पाने के लिए कैसे स्टार्ट करे, कहाँ से स्टार्ट करे, मतलब कैसे इम्प्लीमेंट करे, इन शॉर्ट में बताऊं तो जैसे कि इसको आइडेंटिफाई करना है और इम्प्लीमेंट करना है।
एक बार अपना क्वेश्चन पूछो ना, स्पेसिफिकली किस चीज के लिए पूछ रहे हो, यूपीएससी के लिए पूछ रहे हो, किसी और चीज के लिए पूछ रहे हो? नहीं, कोई भी चीज, जैसे मुझे उस चीज को पाने का बर्निंग डिजायर है कि नहीं मुझे ये हाँ हाँ करना है, हाँ हाँ। तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ और इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे कब स्टार्ट करना है, कैसे करना। जैसे आप बताएं कि स्वर्ग में जाने के लिए मरना है, लेकिन कब मरना है, हम्म। कैसे मरना है, ताकि मुझे स्वर्ग अभी मिले। मरना है भाई, अभी मरना है। स्वर्ग में जाने के लिए, जब स्वर्ग में जाना चाहते हो तो अभी मरना पड़ेगा, यदि अभी स्वर्ग में जाना नहीं तो चाहते हो तो। आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं ना उसको, और इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पा रहे, आइडेंटिफाई तो नहीं, कैसे चलेगा। आइडेंटिफाई नहीं कहते हैं दोस्त, इसको बर्निंग आइडेंटिफाई डिजायर है नहीं अंदर कहते। कि नहीं कर सुनो पा सुनो सुनो विक्रम, विक्रम, नाउ लिसन टू मी। दिस इज, ये नहीं कहो कि आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, ये कहो कि लापरवाह हो आप, और कुछ नहीं है। कि यदि आपको पता है कि दिस इज योर बर्निंग डिजायर एंड इवन देन यू आर वही नॉट चीज है विलिंग कि टू डू, even then you are not willing to do, it means it's complete negligence rather than anything else। और अपने आप को बचाने के लिए हम ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। यदि मुझे ये काम कंप्लीट करना है तो मुझे अभी करना है भाई, मैं क्यों कल का क्यों वेट करूंगा? कल हो सकता है कोरोना हो जाए और मैं मर जाऊं, तब तो मैं स्वर्ग में भी नहीं जा पाऊंगा। मैं, हो सकता है अपना गोल नहीं मिले, लेकिन वो कहते हैं ना कि गीता में लिखा है कि कर्म करते हुए मरो तो स्वर्ग में जाओगे। तो हो सकता है कि आईएएस की तैयारी करते हुए मर जाएं तो अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, भले आईएएस नहीं बन पाए। तो ये मत सोचिए, ये मत कहिए कि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं आप। आपको मैं आज से नहीं जानता हूं, 6-7 महीने 1 साल से हो गया, और 1 साल से मैं सुन रहा हूं कि यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी। इवन देन यू आर नॉट टेकिंग एनी सीरियस स्टेप्स टू एग्जीक्यूट योर प्लान, टू कंप्लीट योर strategy, to execute your strategy, even you are not formulating your strategy, so it's very difficult to execute it। तो ये कंप्लीट लापरवाही है, कंप्लीट नेग्लिजेंस है। और आपके जैसे लोग यूपीएससी के बहुत फेवरेट शिकार होते हैं। जरा सा भी लापरवाही को यूपीएससी बर्दाश्त नहीं करता है। वो कितने भी अच्छे हो पढ़ने में, कितना भी डेडिकेशन एंड कमिटमेंट के साथ आपने किया है, लेकिन जरा सा भी लापरवाही आप करेंगे तो खत्म हो जाएगा। जितने दिन से आप मेरे को कह रहे हो ना यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, बुरा मत मानना दोस्त, उतने दिन से यदि सीरियसली पढ़े होते तो सिलेबस कंप्लीट हो गया होता। सच बता रहा हूँ, ये यूपीएससी का सिलेबस कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 4-5 सब्जेक्ट्स हैं बेसिक, तो है और वही भैया। कंप्लीट करना होता है। तो आप इमीडिएटली करिए। आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आगे आपको जाना है, तो अभी से आप लग जाइए। आपको मैंने हमेशा यही सजेस्ट किया है। और ट्रस्ट करना सीखिए, किसी के ऊपर भी थोड़ा सा ट्रस्ट करो। जब मैंने बोला था कि मेरे पे ट्रस्ट करो, एक बार क्लास ज्वाइन कर लो, स्टार्ट करो, एक बार भी क्लास नहीं ज्वाइन किए, 1-2 दिन का फ्री क्लास होता है उसको भी नहीं ज्वाइन किए, कहीं और ज्वाइन कर लो। मेरा नहीं करना है, किसी और को पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसके दिमाग में भी ये भ्रम है कि सेल्फ स्टडी से हो सकता है, मत सोचना है कि मैं इंस्टीट्यूट को प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन जब तक कोई ट्रिगर नहीं होगा आपकी लाइफ में, तब तक आपका सेल्फ स्टडी से नहीं होगा। 10 साल का तजुर्बा बता रहा हूं मैं। सेल्फ स्टडी से 1 साल बीतता है, 2 साल बीतता है, 3 साल बीत जाता है, 4 साल बीत जाता है, फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हो आप। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज्वाइन करना पड़ेगा आपको जो आपको कॉन्स्टेंटली आपके मूव पे रखे कि आज इतना कंप्लीट करना है, और इसका टेस्ट होगा, या ये चीज मुझे मेरे से पूछी जाएगी, या ये चीज मुझे सबको सुनाना है, तो उस हिसाब से आप कर लोगे। वही 25 मिनट्स वाली बात मैं कर रहा हूं कि 25 मिनट्स आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो 25 मिनट्स मिल जाता है आपको कि इसी के बीच में सुनाना है। और नहीं तो भाई ठीक है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा। राइट? तो यही चीज है, इसको आइडेंटिफाई करिए और आज से लग जाइए। आज से नहीं लगिएगा तो ऐसे ही 1 दिन बीतेगा, फिर 1 हफ्ता बीत जाएगा, फिर 1 महीना बीत जाएगा, फिर 1 साल बीत जाएगा। ऐसे ही करके समय बीतता जाएगा, और 30 साल हो जाएगा तो लगेगा कि हमने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं। तो ये कहानी है दोस्त। हेलो। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कौन? माय नेम इज साक्षी मोहन, आई एम भाटपारानी टू देवरिया डिस्ट्रिक्ट। यू आर साक्षी फ्रॉम देवरिया? हाँ। अच्छा, किसने नंबर दिया था आपको? हम भी देवरिया के ही हैं यार। रत्नेश मामा जी हैं मेरे, इसमें ज्वाइन है। अच्छा अच्छा, रत्नेश मामा है। ओके। हाँ। बोलो। तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देंगे, आपको बहुत इंस्पायर किया और इतनी मोटिवेशनल बातें बताई। थैंक यू तो सो हम मच। आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट लाइफ होती है उनको कैसे आप गुड एडवाइस दे सकते हैं उनके प्रिपरेशन के लिए? आप क्या करती हैं और किस क्लास में हैं? अभी हम 12th क्लास में हैं। तो आप स्टूडेंट को एडवाइस दोगे? नहीं, मतलब आप क्या एडवाइस दे सकते हैं, मतलब उनके प्रिपरेशन के लिए आपके लिए क्या मतलब मतलब आप उनके बारे में कैसे बता सकते हैं, मतलब वो कैसे तैयारी एक बार फिर से क्वेश्चन पूछना, एक बार कंप्लीट क्वेश्चन पूछो जरा। मेरे से क्या पूछना चाहते हो?
मतलब आप क्या एडवाइस दे सकते हैं, मतलब जो उनके लिए बेटर हो, आपका एडवाइस क्या रहेगा कि वो कैसे अपनी प्रिपरेशन करे स्टूडेंट लाइफ में हो कभी? हाँ 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 हाँ, स्टूडेंट लाइफ में 5 घंटे आप हाँ। पढ़ाई करिए, और जिस दिन 5 घंटे पढ़ाई नहीं करिएगा उस दिन खाना मत खाइएगा, यही मैं एडवाइस देना चाहता हूँ। यदि अच्छा लगे तो अपने पास रख लेना, नहीं तो फेंक देना कूड़ेदान में। हम्म, हम्म, एक प्रेमचंद का एक प्रसंग है, मैं आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूँ। कल किताब पढ़ रहा था, उसमें मुझे मिला, प्रेमचंद ने लिखा है कि जिस दिन मैं कुछ लिखता नहीं हूं ना, उस दिन मुझे खाना खाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपकी मजदूर आवाज हूं। नहीं आ रही है सर और क्लियर। मेरी आवाज नहीं आ रही है तो ऐसी जगह जाओ जहां पे आवाज आए। बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हेलो? यस सर। यस हाँ सर, जी सर, यस आ सर। रही बाकी है। लोगों को आ रही है? अच्छा ठीक है। प्रेमचंद का मैं कल किताब पढ़ रहा था, उसमें एक प्रसंग था, आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। प्रेमचंद ने लिखा था कि मैं एक मजदूर हूं। म्यूट कर लो, म्यूट कर दो प्लीज, होस्ट म्यूट करो। हाँ, प्रेमचंद ने एक प्रसंग लिखा था कि मैं एक मजदूर हूं, और जिस दिन मैं मजदूरी नहीं करता हूं उस दिन मुझे खाना खाने का कोई अधिकार नहीं। मजदूर का मतलब कि मैं, सबकी अलग अलग, हम लोग भी मजदूर हैं। जो स्टूडेंट हैं उनकी मजदूरी है पढ़ाई करना, जो जॉब करते हैं उनकी मजबूरी है अपना काम करना। तो उन्होंने ये लिखा था कि मैं राइटर हूं, मैं लिखता हूं, जिस दिन मैं कुछ नहीं लिख पाऊं उस दिन मैं खाना नहीं खाता हूं, क्योंकि जिस दिन, वो तो मेरी मजदूरी है लिखना, तो जिस दिन मैं मजदूरी नहीं करता हूं उस दिन मुझे खाना खाने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके से यदि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी आपने अपनी लाइफ में अपनाया, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हिस्ट्री में पढ़ाते हैं हम लोग, मॉडर्न हिस्ट्री में। कैरेट का मतलब कि जब कुछ अच्छा काम करते हो तो अपने आप को कुछ रिवार्ड दे दो, एक चॉकलेट खरीद के अपने आप यस को सर। दे दो, चॉकलेट खा लो, तो वो कैरेट पॉलिसी है। स्टिक पॉलिसी मतलब जो आपने कमिटमेंट किया, यदि आप वो नहीं कर पाते हो तो इसमें अपने आप को एक पनिशमेंट भी दे दो। बहुत हार्ड पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन एक पनिशमेंट दीजिए ताकि अगली बार आपको ध्यान रहे कि नहीं वो काम करना है। तो कैरेट स्टिक पॉलिसी की बात करते हैं, उसको भी यूज करते हुए आप इस गोल को अचीव कर सकते हो। और मजदूर का मतलब कि जो भी आपको ड्यूटी दी गई है, भले ही आज छुट्टी है नहीं पढ़ना है, ये मत सोचिएगा। आप स्टूडेंट हैं तो आपकी ड्यूटी है आप पढ़ना। प्रेमचंद इतना बड़ा बात लिख के गए सॉरी, तो इसीलिए आज भी हम उनको जानते हैं प्रेमचंद। उनका उनका उनकी डेथ हो गई थी आजादी से पहले, और आज भी प्रेमचंद का नाम हम सब जानते हैं, और हमारे और आपके आने वाले 10 जनरेशन भी उनका नाम जानेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम करके गए। तो उनका थॉट यही था कि जिस दिन मैं नहीं लिखता हूं उस दिन मैं खाना नहीं खाता हूं, क्योंकि मैं मजदूर हूं, और जिस दिन मजदूरी नहीं करता हूं उस दिन मुझे खाना खाने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसको अपनी लाइफ में भी यूज करिएगा कि जो आपकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस दिन यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, जिस दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उस दिन आपको खाना खाने का कोई अधिकार नहीं है। इस एटीट्यूड के साथ आप इस एग्जाम को मतलब लेंगे तो डेफिनेटली आप सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। Hello, sir. यस, Sir, I'm Medha from Bihar. ओके। यू आर फ्रॉम वेयर इन बिहार? Sir, Muzaffarpur. ओके ओके Actually, मेधा, I'm सो interacting with you first time. okay, you are interacting with me first time, so you are not Yes. the part of police Pathshala. Who has No, given you my number and call? sir, I got from Nihadi. Okay, okay, so Neha is my student. Yes, carry on. Sir, first of all, thank you for this awesome webinar. Thank you so much for your kind words. Yes. Sir, actually, I want to ask about NCRT. Sir, means I have started the preparation, but I have started like first I'm reading the NCRT portion, and then I am going through Lakshmikant and just I have started polity first. So, sir, is this right, or I should first complete every subject NCRT first and then go for other books? No, it's completely depend upon your discretion that how you are comfortable with yourself. Suppose that if you are completing NCRT and then you are moving on the standard book, it's also good. And if you want to complete all the NCRT at a single go and then you want to switch on the Lakshmikant and Ramesh Singh and Sanjeev Verma and all, that is also good. So wherever you are comfortable, that must be decided by you. I am no one to make comment on this. If you are comfortable in completing all the NCRT at one go and then you want to switch over the standard book, it's very good thing. If you are comfortable to complete NCRT from one specific subject and then you want to switch on the that standard book, this is also good. So as long as you are clearing your concept, it's okay. So there is no any kind of demarcation that you should go through the NCRT and then you should touch the
standard book, nothing like that. If you want to complete the Indian polity, complete it from NCERT and then complete from the standard book, but limit your time, right? Because suppose that you have made a plan in your mind that within the 15 days I will have to complete all the NCERT and remaining 15 days must be dedicated for the standard book, then the whole process must be completed within 1 month, right? If you are extending your time and days, then it will become little bit difficult for you in the longer run. So first of all, limit your time, that this much time has to be dedicated for the NCERT, and this is the time which I will have to devote for the standard book, and this is how you will complete the things, right? Okay, sir. Thank you. Thank you so much. Hello. Good morning, sir. Hello. Very good morning. Hello, Yes, sir. I am Nitesh JNV East Champaran, Okay, Bihar. Nitesh bhai, Bihar, carry on. सर अभी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो मतलब किस स्टार्टिंग क्लास में सर हो? कैसे किस मतलब क्लास में हो? किस क्लास में हो? सर 2019 ग्रेजुएशन 2019 में समाप्त हुआ है। अच्छा, अभी कहाँ पे हो? चंपारण में? नहीं सर, अभी मुजफ्फरपुर में। अच्छा अच्छा, हाँ तो वही सर बताओ, आगे स्टार्टिंग बताओ। करना चाह पहले से एसएससी की तैयारी कर रहे थे सर, लेकिन अभी एग्जाम नहीं है तो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन सर कर नहीं पा रहे हैं। मतलब कैसे पढ़ना है, कोई ये तो ऐसे मोटिवेशन। हो गया, ये तो ऐसे हो गया कि उस लड़की से मोहब्बत करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं सर, कैसे होगा? नहीं सर, मतलब सर कैसे पढ़े, क्या कैसे क्यों पढ़ना है क्या दोस्त? पढ़े? एनसीईआरटी उठाओ और पढ़ो, नहीं तो मेरा क्लास ज्वाइन करो। आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। पढ़ना चाहते हैं, कैसे मतलब कैसे पढ़े यार? तभी से मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स बनाओ, 5 घंटे पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, ग्रेजुएशन कर लिए हो, इतनी छोटी बात क्यों नहीं समझ में आती है? एनसीईआरटी उठाओ, अपने से मत पढ़ो। अपने से पढ़ोगे तो 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन नहीं पढ़ोगे। साफ साफ बता रहा हूँ, किसी को भी मैं कह रहा हूँ कि अपने से मत पढ़ो, एक टीचर को रखना ज्यादा जरूरी है। तो ये कहानी है दोस्त की स्टार्ट करो, और यदि क्लास मेरी ज्वाइन कर सकते हो तो क्लास करो, क्लास ज्वाइन करो। 1 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इनफैक्ट स्टार्ट भी हो चुका है। तो 1-2 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करो, यदि लगता है कि उसमें कंफर्टेबल हो तो यू कैन गो विद द क्लासेस, अदरवाइज कुछ और क्लास ज्वाइन करो। अपने से मत करो। आप अपने से करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। 10 दिन 15 दिन के बाद आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, आपका इंस्पिरेशन खत्म हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज यस सर, यही होता है, अपने से ही करते हैं। मतलब यही होता है यार सबके, हमारे साथ भी यही होता है। क्या करोगे? यस सर, मेरा नंबर ठीक है, थैंक्स। कैसे आपका नंबर है सर? आइजा वाला ग्रुप में भी देखे हुए थे, वही से सर। ठीक। अच्छा, तो ठीक है, तब कांटेक्ट करो और जल्दी इमीडिएटली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। 2022 के लिए टाइम नहीं है, इसीलिए जो भी 2022 के लिए अपियर होना चाहते हैं इमीडिएटली आज शाम तक डिसीजन ले लीजिए, नहीं तो फिर वक्त छोड़ेगा नहीं आपको। ध्यान रखिएगा। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग। कौन? सर, हम अंगा बोल रहे हैं अरुणाचल से। वाह अंगा, क्या बात है, थैंक यू सो मच। आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अंगा एक ऐसी लड़की है जिसने मुझे अरुणाचल का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है वहां पे ले जाके मटन खिलाया था, चिकन या मटन खिलाया था, मैं तो भूल भी गया। और दैट वाज द ग्रैंड ट्रीट फॉर मी, बिकॉज इन्होंने गाड़ी से मुझे ले गया, कार से ले गई और खुद बेचारी लस्सी पी और मुझे मतलब भरपेट खाना खिलाया। तो अब आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात है। तो अंगा, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट ग्रैंड ट्रीट। सर मजाक नहीं, सीरियसली यार, मजाक नहीं, ये सीरियसली है, इसने चिकन खिलाया था, मजाक नहीं है। आप भी हमें लेके चल रहे हो ना सर? सर ये सबसे पहले तो मैं टेक्नोलॉजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का द्वारा फिर आपको मैं मिल पाया यहाँ में सर ना। और सेकेंडली आपका जितना हम भी शुरू से लेकर लास्ट तक ही आपका क्लास लेते हैं, बहुत अच्छा लगा है ना सर। वैसे तो सर हम तो सेकेंड कैटेगरी में ही है, फर्स्ट कैटेगरी में नहीं है। आपने 2 कैटेगरी बताया है ना, तो वही है, मुझे थोड़ा टाइमिंग के लिए दिक्कत भी है ना, फिर भी मैं एनी हाउ एडजस्ट कर लेता है जैसे तैसे। फिर भी सर हमको करंट अफेयर्स में बहुत तकलीफ होता है, और ई न्यूज़पेपर तो हमेशा मिलता है, द हिंदू जो भी मिलता है सबको, लेकिन पढ़ना कैसे है सर उसको हम समझ में नहीं आता है सर, वही है मेरा। ठीक है, देखो अंगा के लिए मैं अपना करंट अफेयर्स का क्लास फ्री करता हूं सबके सामने आज, क्योंकि
ये ऐसी मेरी स्टूडेंट है जिससे सबसे ज्यादा मैंने झगड़ा किया और सबसे ज्यादा प्यार भी इसी को करता था। तो ये मैं सबके सामने कह रहा हूँ कि अंगा को कैसे पढ़ना है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं अपना करंट अफेयर्स का क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट इसको जितने दिन मन करे उतने दिन ये कर सकती है। दिस इज व्हाट मैक्सिमम आई कैन डू फॉर अंगा। और इसके बाद कैसे पढ़ना है उसमें A to Z मैं बता दूंगा। और हैट्स ऑफ टू यू कि आप एक साथ बहुत सारा काम करती हो और मैरिड हैं और उसके बाद भी ये पढ़ती है और शी इज वेरी मच सीरियस। आप ये इमेजिन कर लीजिए कि अंगा वहां पे आती थी अरुणाचल में क्लास करने और इसके वजह से 7 बच्चे आते थे, इसको देख के 7-8 बच्चे आते थे। ये वक्त मैं भूला नहीं हूँ और वो सिचुएशन मैंने भूला नहीं है। तो वो कितनी इंस्पिरेशनल है आप समझ सकते हैं कि इतना सारा काम होने के बाद भी शी वॉज रेडी टू अटेंड द क्लासेस। और जब ये आती थी तो बाकी बच्चे आते थे और जिस दिन नहीं आती थी उस दिन नहीं आते थे। और जिस दिन ये कह देती थी कि मैं नहीं जा रही हूं तुम लोग सब जाओ तो सब चले आते थे। आप सोचोगे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर है। तो दिस इज हाउ। तो वैसे लोगों के लिए मतलब मैं हमेशा तैयार रहता हूं और उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा तो जितना स्किल है उसके अंदर, जितना पोटेंशियल है, आई थिंक वो पोटेंशियल काफी है यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। वो पोटेंशियल काफी है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को क्रैक करने के लिए। तो अंगा मैं आपसे जितना भी मतलब मेरे साइड से हेल्प होगा मैं करूंगा। और आपके लिए मैं फ्री करता हूं अपना करंट अफेयर्स का क्लास, आप कभी भी ज्वाइन करना। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लेकिन सर पढ़ना कैसे है द हिंदू न्यूज़पेपर? वही द हिंदू न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है आपको मैं बता उस क्लास में बताऊंगा। वैसे अभी भी सुन लीजिए ताकि सबको। द हिंदू न्यूज़पेपर का लास्ट पैराग्राफ आप लोग मतलब पूरा पढ़ने के बाद लास्ट पैराग्राफ को फिर से पढ़िए 2 बार 3 बार 4 बार। उस लास्ट पैराग्राफ में पूरा का पूरा समरी दिया हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए 30-40 लाइन का कोई आर्टिकल है तो लास्ट के 10 लाइन में उस पूरे पैराग्राफ का समरी रहता है, एक्सट्रैक्शन रहता है जिसको निचोड़ कहते हैं। और उसको यदि आप पढ़ के अपने शब्दों में लिख लें तो यही पूरी की पूरी कहानी खत्म हो जाती है। आई थिंक उतना भी आप लोग कर लेते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी करंट अफेयर्स की क्लास में तो मैं सिखाऊंगा ही आपको कि कैसे करना है। ठीक है जी? जी सर जी, बिल्कुल मुझे ज्वाइन कराना सर करंट अफेयर्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिंक भेज दिया करूंगा। अंगा कहाँ पे हो अभी आप? सर यही में है अरुणाचल में, निर्जुली। निर्जली में हो? बच के रहना, थोड़ा मास्क वास्क तो लगाते थे उस समय भी, तो अभी भी थोड़ा बच के रहना, वहाँ पे ज्यादा हो गया है कहानी। हाँ जी जी सर, जी सर। आप कहाँ में हैं सर अभी? मैं अभी दिल्ली में हूँ। ठीक है सर, अब अच्छा से रहिए सर वहाँ में। ठीक है, थैंक यू सो मच अंगा, थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज आपकी कम आ रही है, कैरी ऑन। हेलो, अच्छा मैं भी अरुणाचल प्रदेश का हूँ। हाँ जी बताइए। मतलब मेरा पास इंटरेक्शन है ना थ्रू से मिल रहा है, तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने इस टाइम में अपना प्रेजेंस टाइम लेके हमारे साथ नॉलेज। थैंक यू सो मच सर। I would like to place 2 questions in front of you, sir. My question is based on my personal problem, sir. Sir, am I audible? Your voice is breaking. I think I have seen it. Hello? जिसको इनके बात समझ में आ रही है मुझे एक बार बता दें कि क्या। हाँ, यस यू आर ऑडिबल, कैरी ऑन। ओके सर, मेरा 2 क्वेश्चन है जो मुझे ना जो जब भी कुछ मैं अपना वर्क कभी एप्रिशिएट नहीं कर पाता है। जो मेरा एनवायरनमेंट या सराउंडिंग जो मुझे इजीली आ जाता है। सर मुझे ऐसे क्या करना होगा कि जो भी एनवायरनमेंट चाहे ना तो मैं अपना बैलेंस कर सके सर प्लीज। इनकी आवाज मुझे आ नहीं रही है किसी। आप मैसेज कर दीजिए, आप मैसेज कर दीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंगली मैसेज थोड़ा शॉर्ट रखिएगा ताकि मैं पढ़ सकूं और उसके बाद मैं रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट पूछो, नेक्स्ट किसको पूछना है आप मैसेज कर दो। आप थोड़ा मैसेज एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है शॉर्ट में ताकि मैं आंसर कर सकूं। यस नेक्स्ट।
सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। कौन? मैं प्रकाश, गोपालगंज से। प्रकाश? मैं नहीं पहचानता हूँ दोस्त, एक बार बताओ थोड़ा बहुत अपने बारे में। मैं JNV ईस्ट चंपारण का स्टूडेंट हूँ, अभी 10th क्लास का। 10th क्लास में हो? जी। अच्छा, गोपालगंज में कहाँ पे हो? गोपालगंज में बंजारी मोड़ है ना। हमारा भी नेटिव डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज ही है। कैरी ऑन। ओ, तो भितरवा आप जानते होंगे। विजयपुर जानते हो? हाँ, इसी के आसपास है। अच्छा चलो ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अपना जी। क्वेश्चन पूछो। मेरा क्वेश्चन है कि जो YouTube पर जो हम लोग इंटरव्यू का जो वीडियो देखते हैं, हाँ हाँ। वो रियली वो रहता है ओरिजिनल की, उसको मतलब एग्जाम्पल के लिए बनाया गया रहता है? नहीं दोस्त, ओरिजिनल रहता है। यूट्यूब में यदि किसी यूपीएससी क्वालिफाइड बंदे का वीडियो देख रहे हो तो ओरिजिनल है, उसको एग्जाम्पल के लिए क्या बनाया गया है। यदि जो किसी ने यूपीएससी क्वालिफाई किया है उसका आप इंटरव्यू देख रहे हैं तो वो तो ओरिजिनल वीडियो है। वो अपना अपना अपनी जर्नी बता रहा है कि किस तरीके से उसने प्रिपेयर किया है। दैट इज ट्रू। कोई दूसरा कोई बता रहा है, जैसे अब वेब सीरीज आ गया है, अभी यूपीएससी का कोई वेब सीरीज आ गया जिसमें संदीप भैया भी एक हैं, तो वो सब बनावटी है। वो सब आपको देखने का जरूरत नहीं है, उससे कोई यूपीएससी का इंस्पिरेशन नहीं मिलने वाला है। लेकिन यूपीएससी किसी ने क्वालिफाई किया है और उसके इंटरव्यू को यूट्यूब ने कवर किया है, यूट्यूब पे डाला गया है, तो दैट इज रियल। उसमें रैंक लिखा रहता है, उस बंदे का नाम लिखा रहता है, किस ईयर में उसने क्वालिफाई किया। यही क्वेश्चन था क्या? जी। अच्छा ठीक है। और कुछ? ओके, थैंक यू भैया। थैंक यू दोस्त। और कोई क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। कौन? Sir, myself Pagirumi from Arunachal Pradesh. Okay. Sir, I have 3 questions, sir, regarding note making, sir. Yes, yes. सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर नोट मेकिंग में सर कैसे सेलेक्टिव होना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ पढ़ते हैं तो सब चीज का नोट बना देते हैं, तो सर सिलेक्टिव कैसा होना है सर। उसके बाद सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर नोट मेकिंग में टाइम कितना अलॉट करना चाहिए, और सर थर्ड ये है कि सर नोट मेकिंग जो है वो किस फॉर्म में करना चाहिए, पेन पेपर मोड पे या फिर डिजिटल मोड पे सर यही क्वेश्चन। ठीक है। पहला तो ये कि नोट्स बनाने का सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी है 10% रूल, ऑलवेज वर्क। मतलब यदि आपने 100 लाइन पढ़ा है, 100 लाइंस, तो उसको 10 लाइंस में आपने नोट्स में लिख लिया। मतलब ऐसा लिखिए कि वो 100 लाइंस आपके 10 लाइंस में आ जाए। अब ये कहना है कि कैसे हम वो सेलेक्ट करेंगे 10% कौन कौन सा हो सकता है, क्योंकि किसी किसी को तो सब इंपॉर्टेंट लगता है, वो किसी किसी को नहीं लगता है, सबको लगता है। जो पहली बार पढ़ेगा ना उसको सब लगेगा। एनसीईआरटी की किताब पढ़िए, सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगेंगे, और नोट्स बनाने लगेगा तो पहली बार पढ़ के तो आप एक दूसरी एनसीईआरटी लिख दीजिएगा, एक यू विल मेक अनदर एनसीईआरटी ऑन योर नोटबुक। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट एटलीस्ट यू शुड स्टडी 5 to 10 times, minimum 5, maximum 10, 5 to 10 times the same content. Read the same content up to 10 times, 6 times, 7 times, 8 times, and then write the notes. इससे क्या होगा कि आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आपके दिमाग में रहेंगी, वो उसको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो ऐसी चीजें होंगी जो एकदम लगेगा कि नहीं ये दिमाग से फिसल सकता है, उसको आप नोट्स बनाओगे। तो ये वाला बात है। उसके बाद इन्होंने पूछा कि डिजिटल फॉर्म में बनाना चाहिए या लिखने के फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप लिखोगे तो इससे आपकी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होगी, और आप लिख के कोई चीज याद करते हो ना, तो आप बस ये समझो कि किसी चीज को लिखना और उस चीज को 3 बार पढ़ना इक्विवेलेंट होता है। 3 बार पढ़ने के बाद जितने देर तक आपके दिमाग में रहेगा उतने बार एक बार लिख दोगे तो आपके दिमाग में रहेगा। तो मैं यही कहूंगा कि इट इज हाईली रिकमेंडेड टू राइट all the important context on the plain paper rather than storing it into some digital media. तो डिजिटली उसको मत रखिए। आप डिजिटली भी रखना चाहते हैं तो फोटो खींच के रख लीजिए ताकि आप बाद में पढ़ सकते हैं,
अदरवाइज मोबाइल में मत स्टोर करिए, आपके लिखने की स्पीड और कंटेंट मतलब उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। तो आप अपने पेन से लिखिए, अपना लिखा हुआ ओरिजिनल एक अलग अटैचमेंट होता है, उससे एक अलग इमोशंस होता है जो आप खुद अपने हाथों से लिखें। डिजिटल में तो आप टाइप करके लिखोगे तो वो तो एक नॉर्मल रहेगा, आप अपने हाथ से लिखोगे तो अपने कंटेंट सबको अच्छा लगता है। तो कोशिश यही करिए कि 5-7 बार पढ़ के, 5-7 बार आप पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिमाग में ऐसे ही रहेंगी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और जो ऐसा लगता है कि ये फिसलने वाला चीज है उसको छोटा सा पॉइंट करके आप लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से करके आप नोट्स बना सकते हैं। मैंने आपका आंसर दिया या अभी भी कुछ बचता है तो पूछ लीजिए। Wish you very good morning, respected sir. I'm वेरी गुड Amrita मॉर्निंग। from Delhi. सर कई बार ऐसा होता है कि हम प्रिपरेशन के लिए बुक्स पढ़ते हैं और बहुत सी ऐसी किसके लिए बुक्स बुक्स होती पढ़ते है हैं? जो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, तो बहुत सी बुक्स ऐसी होती है जो हम पढ़ चुके होते हैं। तो जब हम दोबारा उसे पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा बोरिंग लगता है कि एक ही चीज जो हम पढ़ चुके हैं उसे दोबारा पढ़ रहे हैं। तो उसमें इंटरेस्ट कैसे ला सकते हैं? क्या आप इसके बारे में प्लीज सजेस्ट कर देंगे सर? ठीक है, बिल्कुल। आप मेरे हिसाब से एनसीईआरटी की बात कर रही हैं यदि यूपीएससी की तैयारी करने वाले के लिए। तो एनसीईआरटी हम पहले हाँ भी जी पढ़ सर। चुके रहते हैं, 10th क्लास में, 12th क्लास में, 6, 7, 8, 9th क्लास में। आप देखिए एनसीईआरटी आपने उस समय जब पढ़ा था ना तो एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा था। 99.9% बच्चे यहाँ पे जितने मुझे सुन रहे हैं सब लोगों ने उस एनसीईआरटी को एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा था। अभी जब आप पढ़ते हो ना तो उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए पढ़ते हो। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक चीज को क्रैम कर लिया आपने, जाके वोमिट कर दिया अपनी कॉपी पे और यू पास्ड योर एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। लेकिन अभी क्या है कि उसको आप सीखने के लिए पढ़ रहे हो, राइट? तो जब आप सीख लेते हो ना तो उस लर्निंग को आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। समझ रहे हैं ना? न्यूटन्स लॉ मैं कहीं भी अप्लाई करता हूं। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वहीं पे अप्लाई होगा इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, नथिंग लाइक दैट। तो वही चीज है कि अभी एनसीईआरटी का ये कहानी है कि ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस। क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये आपको जानने की जरूरत है, ये आपको सीखने की जरूरत है। तो बोरिंग तब नहीं होगा जब आपको ये लगेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मैं सीख गई और इस कॉन्सेप्ट को मैं इसके अलावा कहीं दूसरी जगह भी यूज कर सकती हूँ। कहीं मतलब कहीं जैसे मान लीजिए न्यूटन्स लॉ की बात करें तो न्यूटन्स लॉ तो हमने 9th में सीखा था कि भाई तीसरा लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। लेकिन अभी इसको अपनी लाइफ में भी आप यूज कर सकते हैं कि खूब ज्यादा मेहनत करिएगा यूपीएससी के लिए तो यूपीएससी भी आपको एक रिवार्ड देगा कि भाई आ जाइए हमारे यहाँ लबासना में, फिर वहां से आप डीसी बन के चले जाइएगा किसी जगह पे। तो ये न्यूटन्स तीसरा लॉ काम कर रहा है कि यू आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड देन द नेचर इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल फॉर यू, कि वो आपको सेलेक्ट करवा रहा है। तो ये न्यूटन्स लॉ यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। न्यूटन्स लॉ ये भी अप्लाई हो रहा है, किसी के साथ खूब गलत काम करो तो आपके साथ भी गलत हो जाएगा। आप किसी को खूब चीट करो तो आपको भी कोई चीट करने वाला मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? आप खूब खुश रहिए तो आप दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। आप खूब फ्रस्ट्रेटेड रहिए तो आप दूसरे को भी फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। न्यूटन का तीसरा लॉ है भाई, हर जगह काम कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है मोशन में, हमने तो 10th क्लास में मोशन में सीखा था सिर्फ। तो हम सिर्फ इसलिए इस कंटेंट को छोड़ दें क्योंकि हमने सीख लिया है भैया देयर इज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। ये तो मैंने सीखा ही है। किसी ऑब्जेक्ट पे भाई कोई बल लगाओ तो उसी के अपोजिट में कोई लगता है। यहीं तक नहीं कहानी खत्म हो जाती है। जिंदगी तो यहां से स्टार्ट हो रही है कि न्यूटन्स लॉ is applicable in everywhere in your practical life also. It is not confined with the moving object only, right? And then you will see the things with these kind of perspective, then definitely you will never ever feel any kind of you won't feel bored while you will going through such kind of text. समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? Yes sir, thank you sir. Your thoughts are full of blessings and you have very depth experience. Thank you so much. Thank you for your kind words. Next question. हेलो सर। Yes. सर दिस इज सुमित सर, सुमित बात कर रहे हैं। सुमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारा ये देखो कोविड-19 के लिए ये बच्चा, मुझे लगता है कितने आदमी को खिलाते हो डेली सुमित? सर 200-250 आदमी। 200-250 आदमी को डेली खिला रहा है। आप लोग सोचिए कि कितना बड़ा काम कर रहा है। और डेली फोटो भी भेजता है मुझे तो लालच लगता है कि मैं भी मजदूर बन जाऊं, मैं भी जाके वहां पे बैठूं और मुझे भी दाल चावल सब्जी रोटी कम से कम खिलाए। तो ये डेली बेचारा इतना काम कर रहा है। इस कोविड में जब घर में बैठे हुए हैं सब लोग घर में बैठे हुए हैं, उस समय ये 200 लोगों को डेली खाना खिला रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज। और इसके साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा है। तो वो 2 घंटे भी यदि ये टाइम दे रहा है तो भगवान का ब्लेसिंग है। मतलब
डेफिनेटली आप अपने गोल में कामयाब हो गए। बहुत बहुत बड़ी बात है। तो सुमित भाई थैंक यू सो मच उस चीज के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि मैं भी कभी मजदूर बन के आऊँ और मुझे भी कभी आप खाना खिलाओ। यस नहीं सर, अच्छा सर, ये प्रीलिम्स के लिए सर जो पढ़ना था उसमें जैसे इकोनॉमिक सर्वे है और बजट है, तो सर इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो सर बहुत ज्यादा गारंटी है। मेरे क्लास का नोट्स ले लेना और मेरा क्लास कर लेना। इकोनॉमिक सर्वे चल रहा है अभी, डोंट वरी। इकोनॉमिक सर्वे का पूरा कंटेंट नहीं पढ़ना है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे में यूपीएससी जो पूछता है वो पढ़ना है, और दैट इज वेरी मच लिमिटेड। दैट कुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों कंप्लीट हो जाएगा। जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो नहीं पढ़ना है आपको, वो अभी पढ़ने का वक्त भी नहीं है, पढ़िएगा भी मत। उसका जो मेन यूपीएससी जो पूछता है उसका कंपाइलेशन मैंने कराया है, मैंने नोट्स दिया है। कहोगे तो हम दोबारा भी रिपीट कर देंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ठीक है सर। वो 1 तारीख से सर जो प्लान शुरू करने वाले थे वो उसका करेंगे दोस्त, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। एनी क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, किसी और को मौका दे दो, उनकी आवाज नहीं आ रही है। कोई और क्वेश्चन? ऐसा नहीं है 10 से 12 बजे का ही सेशन है, क्वेश्चन पूछिएगा तो सेशन एक्सटेंड भी हो जाएगा। कोई भी डाउट हो क्लियर कर लो, कोई इशू नहीं है। डोंट थिंक कि 10 से 12 का ही सेशन है। आपके पास अभी भी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो, आई विल आंसर। Jai Hind sir, this is Abhinav again. How's you sir? Jai Hind. Yes, you are audible. Should we study or dedicate whole time only in one subject, or we should study by pairing subjects? I don't think studying one subject completely or throughout the whole day will work, because over the period of time you will not develop a kind of interest which is actually required for cracking the UPSC. That's why it's highly recommended that try to read at least 2 subjects in a day. If it is possible, try to increase your subjects, but at least 2 subjects should be there so that you will be able to refresh your mind periodically. So, but there should be a related things should be there so that we can. Each and everything is related with each other, those. If you don't know how to make the linkages, it will become practically difficult for you to prepare the UPSC examination in a comprehensive manner. Everything has been linked with another things, right? Means each and every subject is linked with another subject. So you will have to make the linkages as much as possible. And I have started from ancient. I have started from ancient past. Then what subject should I follow with this? You have started for ancient past. What is ancient past? You are not mentioning. You are not mentioning the subject. What is India's ancient past? You have started from ancient history. This is what you should say. Ancient history, ancient past. What is what? It doesn't make any sense. That is R.S. Sharma book. That's why I told the whole India's ancient past. It's okay. But before going into the details of ancient India, try to focus. If you are seriously preparing for the UPSC, you should see the syllabus. Because from the ancient India, they are only concentrating on the art and culture. So if you are concentrating on the various kinds of battles and various kinds of dynasty, then I don't think this is going to make a sense in the longer run. So first of all, go through the syllabus. Anything which is taken from art and culture in ancient history, so try to complete those part only. Means you will have to complete art and culture from ancient history. You should neglect the various kinds of battle which was fought between the various rulers and various kings. You should forget about the dynasty. This is not something which UPSC has been asking.
right? So if you have started from the ancient India, just go through art and culture. This is what UPSC is asking from the past many years. So as you told, you will start history classes. Then when it will be started? On the 1st of June. I think I didn't get your message. That's why I didn't reply. So when my number is there, if you will message me, then I will tell you the exact detail. I think from the 1st of June I will start, but I will start with the modern history, because see, the UPSC or any state PCS is framing the question mostly from the modern history rather than medieval and ancient. What they are asking from medieval and ancient, that is completely the art and culture. So art and culture and modern history will be completed in the preparation of UPSC as far as history is concerned. So don't pay attention on the Mughal period like Akbar, Babur, Humayun, Shahjahan. This is not something which UPSC is asking. And similarly, you will have to forget about the dynasties and about the various battles. This is not the UPSC cup of tea. So I will start with the modern history, and simultaneously I will be completing the art and culture also. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Jai Hind, sir. Jai Hind. और कोई क्वेश्चन? रोशन, मुस्कान, आत्रे, काकोली, पॉल, मधुरिमा, मिताली, राज, आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आप लोगों के पास तो घर का खेती है भाई, कल पूछ लेंगे। यस सर, इसलिए अब वैसे कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं या फिर जिसके बारे में सोच रहे थे उसका जवाब मिल जा रहा है बार बार। अच्छा अच्छा, वाह, तो क्या पूछे, और कुछ बाकी भी है? वाह वाह। मुस्कान को जब क्वेश्चन पूछना था उस समय हंस रही थी, तो क्या होगा फिर? उस समय मुस्कान हंस रही थी बेचारी की, पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसी पे मुस्कान बहुत हंस रही थी। और कोई क्वेश्चन? आई थिंक अब किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, राइट? तो मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, जरूरत पड़ेगा तो मुझे कॉल कीजिएगा, याद करिएगा हम आपके साथ हैं। आई एम जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम ऑल ऑफ यू। और सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटीज हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करिए और एक पिनाकल को अचीव कीजिए। और उसमें आपको लगता है कि कहीं मुझे एज ए दीपक जलाया जा सकता है तो मुझे जलाइए, मैं हमेशा तैयार हूं आपकी राह को रोशन करने के लिए। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्ट करके, एक एनर्जी मिलती है मुझे भी, और मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं आपके काम आया हूं, तो ये एक इक्वली सेटिस्फाइंग चीज होता है। तो ये मेरा सेशन ऐसे ही चलते रहेगा एवरी संडे फ्री ऑफ कॉस्ट। और किसी को लगता है कि मुझे स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट पे बनाना है वीडियो या ये सेशन रखना है, तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको भी ध्यान में रख के और रखूंगा। तो आइनुल बर्जिस। यस सर, आप दिल्ली में कहाँ पे हो? क्यों, मारने आओगे क्या? नहीं सर, मिलने आएंगे सर। बसंत कुंज D6 मसूदपुर सेक्टर A। ज्यादा दूर नहीं है सर। कहाँ पे हो आप? सर मैं आनंद विहार। अरे तब तो बहुत दूर है यार, 534 नंबर की बस चलते ही जाती है, कितनी देर के बाद सराय काले कहाँ आता है, उसके बाद आनंद विहार आता है। मेट्रो से सब पास। हाँ ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना दोस्त, कभी भी आ सकते हो, कहीं भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, यू टू सर। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।